ओके, जो अभी आज का जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते स्कीम के ऊपर, ठीक है। द नमस्ते स्कीम प्लान्स टू ऑगमेंट द कंडीशन ऑफ सीवेज वर्कर्स, ठीक है, ये भी न्यूज में भी था। ऑल्सो हाईलाइट द कंसर्न्स विथ सीवेज वर्कर्स, फिर हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ सीवेज वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नमस्ते स्कीम के बारे में लिखना है। फिर इंट्रो में फिर एग्जैक्टली क्या क्या कंसर्न्स है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये जीएस 1 पे आ सकता है, इवन जीएस 2 में भी आ सकता है, ठीक है, इवन 3 में भी आ सकता है। So Namaste scheme under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment aims to create an ecosystem ensuring safety and dignity of the sanitation worker, ठीक है, फाइन। फिर उसका जो यहाँ पे आप इट डिपेंड्स, अगर 150 वर्ड है तो इतना इनफ है, अगर 250 वर्ड है तो यू कैन ऐड 1-2 लाइन्स मोर, ठीक है, अगर 250 वर्ड में है। ठीक है। फोकस एरियाज स्किलिंग सैनिटेशन वर्कर स्किल करना है, कलेक्टिवाइजेशन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव टू लाइबिलिटी क्या है, ऑल्टरनेटिव टू लाइबिलिटी ठीक है, टूल्स, सेफ्टी गियर्स, मैकेनाइज्ड सिस्टम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आंगनबाड़ी, गवर्नर पीएम आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मतलब इस कहीं ना कहीं लिंक करना है। तो देखिए स्कीम काफी बड़ा है, तो अगर आपका वर्ड लिमिट में लिखना है तो यू शुड राइट लाइक दिस, ताकि शॉर्ट में दिखे और आप सब कुछ लिख भी दो वहां पे। फाइन, नाउ कमिंग टू द कंसर्न्स। कंसर्न्स क्या, इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हाजर्डियस वर्किंग कंडीशंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, लैक ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। इंक्रीज इन डेथ रेट्स, as many as 347 people died while cleaning sewers and septic tanks in the last 5 years, ठीक है। स्टेप्स क्या लिया गया है, इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट्स, यहाँ पे आप स्कीम का नाम बता रहे हो। वन रिकॉर्ड यहाँ पे अभी रिसेंटली में था, ठीक है, रोबोटिक सही है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट, तो एक लीगल भी दे रहे हो। सो ऑलवेज क्या करना है, स्टेप्स जो गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है, ऑलवेज इट इज बेटर टू गिव स्कीम्स, ठीक है, एंड टू गिव अ लीगल, कोई भी अगर एक्ट है या लॉ है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने वे फॉरवर्ड क्या लिखा है, it is the time at the advent of the 21st century that no one should be subjected to menial work against his or her will, and hence this idea is turning into reality through स्वच्छ भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन में सही है, बट काफी कुछ चीज हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल रिहेबिलिटेशन, उनका जो रिहेबिलिटेशन है उसका पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ओके, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्वच्छता अभियान ऐप करके एक है, ठीक है। फिर ठीक है, द पॉइंट इज यहाँ पे 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, 2014 में मैंडेटरी किया था फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु डाइड इन सीवेज वर्क, तो एक जुडिशियरी का भी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करना है 10 लाख एज कंपेंसेशन। तो 2014 में जुडिशियरी बोला है, ठीक ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में पूछा है, बट एट दिस पॉइंट यू कैन राइट इन द कंक्लूजन, जुडिशरी ने ये बोला है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई हु डाइड इन सीवेज वर्क सिंस 1993 एंड उनको
10 लाख कंपेंसेशन भी देना है। ठीक है, अब ये कितना सरकार ने किया है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, तो वैसा करके एंड कर सकते हो आंसर को, ताकि लीगल एस्पेक्ट भी हो गया, फिर स्कीम सरकार की तरफ से भी हो गया, तो एक जुडिशियल एस्पेक्ट भी हो गया आंसर। ओके, ये तीन चीज बेटर लगता है अगर आंसर हम इस तरीके के लिखें। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, next question is, unless there is political inclusion, unless there is political inclusion of the disabled, the goal of inclusiveness and empowerment will remain elusive। तो ये क्वेश्चन डिजेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, तो ये भी GS1 का पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी टॉपिक। तो comment in the light of recent released draft of the national policy for persons with disabilities। तो डिजेबिलिटीज एक्ट भी एक है, ठीक है, तो उस एक्ट के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे जिक्र करनी है। ओके, ठीक है। So, Aristotle, if it to be found in democracy, it will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost। ठीक है, अब कोर्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि कोर्ट देना है, अगर आपके पास कोई अच्छा कोर्ट है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज हाउ यू यूज एट द राइट टाइम। आप तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख टू डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव जब सत्ता के अंदर उनको उनका एक जगह होना चाहिए, पॉलिटिकल इंक्लूजन। ठीक है, तो जब तक पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था, बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोर्स, जी सेपरेट इलेक्टोर्स के बारे में हमको लिखना नहीं है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने 1930s में ये बोला, जब तक डिप्रेस्ड क्लासेस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाए। तो दिस काइंड ऑफ सोशल इशू में अगर हमको चेंज लाना है तो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो ये आप दूसरे एग्जाम के सॉरी दूसरे क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड में भी डाल सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर उनका सीट बढ़ाना या फिर कुछ भी एक सत्ता के अंदर जाके ही चेंज कोई ला सकता है। ठीक है, fine. The need of participatory and inclusive society. India being the largest democracy worldwide, fruitful outcomes are possible only by participation of all. ठीक है, इश्यूज फेस्ड बाई, क्या क्या इशू फेस करते हैं? सोशल स्टिग्मा, रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, सिंपैथेटिक सोसाइटी। सिंपैथेटिक सोसाइटी एक इशू है, सिंपैथी के ऑपोजिट है, सिंपैथेटिक सोसाइटी इशू थोड़ी होगा। ठीक है, lack of opportunities in education, work, politics, discrimination and neglect, rigid categorization of persons with disabilities। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इश्यूज यू हैव जस्ट मेंशन कि दीज आर द प्रिवेलिंग इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग। फाइन, नेक्स्ट। तो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि रिसेंटली अभी ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई है जिसको जिसने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, न्यू डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होगा, और इसमें ब्लड डिजीजेस ड्वार्फिज्म को भी इंक्लूड किया है, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस बढ़ाया है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स, लैंड प्रॉपर्टी। Therefore, as persons with disabilities, different abilities are a valuable human resource. Their upliftment in every aspect of society is a collective responsibility of state and individuals। Now see this question and your answer। आंसर आपने आपने सिंपली लिखा है कि क्या इश्यू है, और आपने ये भी और आपने बोला कि एक पॉलिसी आई है उसका ये है, बट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन क्लियर कट यहाँ पे है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अनलेस देयर इज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आपको ड्राफ्ट के हिसाब से लिखना है। ओके, स्टेटमेंट को आपको ड्राफ्ट के हिसाब से लिखना है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज द कीवर्ड
तो यहाँ पे उस हिसाब से आंसर को लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। तो क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, तो हमारा जो आंसर है उसी के इर्द गिर्द ही आंसर होना चाहिए। ओके। तो उनका सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा, ये क्यों जरूरत है, क्या होता है, प्रमोट देयर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे लिखना कैसा है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सो वी शुड नॉट डेविएट आवर आंसर फ्रॉम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वी शुड नॉट राइट, ये सब चीज लिखना है बट उसको एक पॉलिटिकल इंक्लूजन के हिसाब से लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सिग्निफिकेंस, लिखेंगे ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे तो पहले तो लिखोगे कि जो उनका उनका जो सच पीपल आर नॉट represented enough at all levels of governance। जो तीन लेवल के गवर्नेंस है, तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है उनको। तो इसीलिए जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कोई फायदा नहीं है। फिर लिखोगे सेंसस 2011 के अनुसार ओनली 2.2%, पीडब्ल्यूडी ओनली 2.2% है ऑफ टोटल इन पॉपुलेशन, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। ऊपर से अभी रिसेंटली जो हमारा एक एक्ट आया है लीगल, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016, ये फोर्स पे आ चुका है और इसने काफी ज्यादा एडेड एडेड मोर डिजेबिलिटीज ऐड किया है। 7 से कितना हो गया है, 21। 7 से 21 हो गया है। ठीक है, तो नंबर बढ़ गया है, और नंबर बढ़ गया है तो वे नंबर इंक्रीजेस, तो ऑलवेज काम भी बड़ा होना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पे उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या फिर सही से हो रहा है नहीं, वेदर इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट, ऑल्सो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो दैट इज द रीजन व्हाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमको एक फेवरेबल पॉलिसी चाहिए। ठीक है, फेवरेबल पॉलिसी चाहिए जिसमें, तो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, एक ऐसा एक ऐसा पॉलिसी चाहिए, ठीक है, जिसमें जो ओब्लिगेशन है हमारा टू यूएन कन्वेंशंस, बहुत सारे कन्वेंशंस है, वो सब यहाँ पे पॉलिसी पे रहनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं इंचियन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स का जो कंटेंट है, आप अगर जानते हो कि डिजेबिलिटी में मुझे इंचियन स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना है, तो वो आप यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे दे रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ डिजेबिलिटी। तो यहाँ पे ही आपका जो प्रीलिम्स वाला स्टफ है, जो भी आप इधर उधर से पढ़ते हो, एमसीक्यू करते हो, तो वहां से ये सब चीज हेल्प हो जाती है। ठीक है, फिर थोड़ा वोटिंग में उनके लिए एक्सेसिबल पोलिंग बूथ्स। अब ये क्यों पॉइंट एक्सेसिबल पोलिंग बूथ्स, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये भी ये पॉइंट यहाँ पे बेहतर फिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम फिर फाइनली वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो,
साधन गुप्ता का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट विजुअली डिजेबल्ड एमपी, फर्स्ट विजुअली डिजेबल्ड एमपी इंडिया में, तो उसके बारे में प्रचार करना जरूरी हो गया है इन आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो द आंसर शुड मेनली फोकस ऑन दीज थिंग्स। ये जो आंसर आपने लिखा है ये काफी नॉर्मल आंसर, और दैट टू इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली होता कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है और बताओ, तो ये ठीक है, तो वहां पे भी हम ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पे इन पर्टिकुलर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके ऊपर हमारा नजर होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, पैट्रियर्की के बारे में था। देखो, पैट्रियर्की का एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। काफी ये हमेशा से एक इशू रहा है, और ये इसका वैरायटी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसका कोई फिक्स आंसर है। देखो, सोसाइटी जो क्वेश्चन होता है ना, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट हाँ उसका सोल को टच कर रहा है जो क्वेश्चन पूछा है। फाइन, ठीक है, पहले पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या लिखना है पैट्रियर्की को लेके। ओके, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्टली क्वेश्चन ने लिखा क्या है और क्या एग्जैक्टली बताना चाहता है। Patriarchy, as it's known, can be thought of simply as an outgrowth of male assistance with the rearing of offsprings. Elucidate. ठीक है, तो हमारा जो डिमांड ये क्वेश्चन का है, हमको उस मेल असिस्टेंस ऊपर, और जो जो अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे को जो रियर करते हैं, ठीक है, तो कैन बी उसका आउटग्रोथ में पैट्रियर्की, मतलब इट मींस यहाँ पे ये स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ पैट्रियर्की। ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ पैट्रियर्की। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि पैट्रियर्की का रीजन बता दो और क्या करना है, वो नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको आपको एलुसिडेट करना है कि ये एक रीजन है। जो बच्चा होता है उसमें भी एक मेल का असिस्टेंस होता है, और वो उस बच्चे को भी उस हिसाब से रियर करता है। तो उसका ही हमको उसी उसी लाइक एम्बिट में रहना है। वी कांट गो कि दीज आर द 7 रीजंस ऑफ पैट्रियर्की, वो पूछा नहीं है। वी एवरीवन नो व्हाट आर द रीजंस ऑफ पैट्रियर्की। ओके फाइन, पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगा। A country's greatness lies in its underlying ideas of love and sacrifice inspired by the mothers of the rest. ठीक है, सरोजिनी नायडू ने बोला, ठीक है। यू स्टार्टेड विद अ कोट, वेरी गुड। Patriarchy and ideology, structural and systemic subversion of women, objectification of women as soft and weak, raising the ceiling too high to break. ठीक है, अब देन यू कम टू मेथड ऑफ सबऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आई टेल यू वेयर टू ऐड व्हाट। मेथड ऑफ सबऑर्डिनेशन marks women as caregivers, limiting their potential. Social conditioning of responsibilities at home to be borne only by women. ठीक है, lack of leadership in industrial spectrum, mere supporting their boss. अब देखो, यहाँ से तुम किसे डाइवर्ट हो रहे हो, हाउ यू आर गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन आस्क्ड। हर कोई यही लिखेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट दिस एंड विल थिंक यू हैव रिटन गुड, जब मार्क्स उनका नहीं आता है, जब फाइनल पेपर आता है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा ही वो नहीं। क्वेश्चन बहुत ही अलग, ये उसका डायमेंशन ही अलग है क्वेश्चन का। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सी, आपने पूरा आंसर को ही अलग दिशा पे लेके जा रहे हो। अब क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं, वो ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है, वहां पे कैसे मेल असिस्टेंस रहता है, आप यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जा रहे हो, चीप लेबर की बात करो, अटेम्प्ट्स बाय इंडियन वुमेन, टोटली डाइवर्जन ऑफ आंसर, आपने डाइवर्ट कर लिया है। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, not needed. This is not needed here, at least in this question. You can write about patriarchy when the question is a very general question. It is a very explicit question. ठीक है, one second. ठीक है, और क्या लिखा है? Hence we can say that patriarchy is a deep ingrained social idea having its roots in all walks of life and a reform possible. ठीक है, this part is okay, but here the major demand of the question is not satisfied. तो हमको लिखना क्या है, मैं अभी बताता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन और एक बार पढ़ते हैं। पैट्रियर्की एज इट्स नोन कैन बी थॉट of simply
एज एन आउटग्रोथ ऑफ मेल असिस्टेंस विद द रियरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे दिस इज द कीवर्ड, मेल असिस्टेंट, दिस इज द कीवर्ड, इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ दिस, क्या, पैट्रियर्की। पहले तो आपको पैट्रियर्की के बारे में, यू कैन दिस काइंड ऑफ आंसर यू कैन स्टार्ट विथ इंट्रो में, यू कैन स्टार्ट विथ पैट्रियर्की क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है। जैसे भी यहाँ पे आपने लिखा है, इट इज करेक्ट, यहाँ तक सही है। पैट्रियर्की का आइडियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, जैसे कि इट इज जो पैट्रियर्कल माइंडसेट जो है, कहीं ना कहीं ये एक एंशियंट टाइम से आया है। तो फिर मैं अगर आंसर लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज एन एंशियंट टाइम्स आइडियोलॉजी। ये इट इज नॉट ए न्यू आइडियोलॉजी, इट्स फ्रॉम ए वैदिक टाइम्स। ये वैदिक टाइम्स से है, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया है कि को वापस आना मुश्किल होता है। ठीक है। देन आई कम टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ पे एग्जैक्टली exactly पूछा गया आउटग्रोथ ऑफ मेल असिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक बच्चा, फादर मदर, ठीक है, उनका जो चिल्ड्रन रहता है, ऑफस्प्रिंग रहता है, चाइल्ड रहता है, उन उन वहां से भी उनका जो तरीके से वो उनको समझाते हैं, या फिर उनको लाइक उनको, जब बच्चे को जो उनका जो ग्रोथ का टाइम रहता है, बच्चे से लेके बड़ा होता है जब, तो उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पे वहां पे ही मेल असिस्टेंट उस बच्चे को ही लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमेशा मेल ज्यादा बड़ा होता है, फीमेल उतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे बच्चा देखता है कि लेबर पार्टिसिपेशन किसका हो, तो मैं एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन हमेशा बच्चा देखता है कि मेल का ज्यादा है, तो वहां से ही उसको बच्चे के माइंड में ही हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमेशा इसका रीजन भी एक औरत ही है। इट इज वेरी आयरनिकल फैक्ट बट इट इज ट्रू, वुमेन। एक जनरल घर पे ही हमेशा अगर वुमेन ज्यादा से ज्यादा बोलेगी बच्चे को कि लाइक जो कमाने वाला होता है वो मेल होता है, बार 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 बोलेगी, तो वहीं पे ही एक बच्चे के माइंड में ही वो ऐसा ऐसा उसको सीख मिलती है, या फिर वो ऐसा ऐसा उसको इम्बाइब करने लगता है ऑफ स्प्रिंग को, कि हाँ, यहाँ पे हमेशा द सोर्स ऑफ इनकम इज ऑलवेज मेल डोमिनेटेड। ठीक है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम का टाइम एक पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट हो सकता है? और एक पॉइंट हो सकता है, आप देखोगे ध्यान से कि अगर एक फैमिली में, अगर एक वुमेन, मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ, अगर एक वाइफ अपना पॉइंट, एक प्रपोजल, अगर एक मेल हस्बैंड अगर एक प्रपोजल देता है, अगर वो वाइफ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो पैट्रियर्कल। ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, नॉट एक्सेप्ट, जो कि सपोज मान लो कि ये प्रपोजल सही नहीं है, बट वो मानना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर में, तो पैट्रियर्कल। एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव। तो कहीं ना कहीं ये जो वाइफ होती है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इन लॉज, सोसाइटी, नियर बाई सोसाइटी, ठीक है, तो ये सब प्रेशर से वो क्या करती है, वो झुक जाती है। और जब वो झुक जाती है तो वही चीज एक बच्चा जो कि ऑफ स्प्रिंग है वो सीखता है। और वही सीखते सीखते जब बड़ा वो हो जाता है बच्चा, वो भी पैट्रियर्कल माइंडसेट से ही डील करता है आगे जाके। तो दिस इज द ग्राउंड कोर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इट इज अ कोर प्रॉब्लम ऑफ पैट्रियर्की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इश्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं मिलता है। पूरा का पूरा जो घर का एक होम का जो डिसीजन होता है, जो मेजर डिसीशंस आर टेकन बाय द मेल, मेजर डिसीजन, तो वहीं से वो बच्चा सीखता है। तो इस हिसाब से आंसर को लिखना है कि जब आप साथ मेल का दो तो पैट्रियर्की, जब नहीं दो तो नॉन कोऑपरेटिव, तो उस हिसाब से करना क्या है। सो इस हिसाब से दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू आल्सो गिव द सॉल्यूशन, इसको करना क्या है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वही चीज, इट इज द मेल एंड द वुमेन हु बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे वुमेन अगर हमेशा झुकता रहेगा तो फिर वही चीज होगी, फिर मेल आगे बढ़ते जाएंगे और उसी चीज को और प्रमोट करेंगे। सो इट इज बोथ हु नीड्स टू अंडरस्टैंड
कि ये चीज कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर असर देता है और वही चीज आगे जाती है, इट गेट्स transferred, this ideology gets transferred from generation to generation. ठीक है, तो यहाँ पे एक वुमेन का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है। आप बोलोगे कि वुमेन स्टैंड कैसे लेगी, वो तो बहुत प्रेशर में है। देखो, रानी झांसी की रानी भी बहुत प्रेशर में थी, ठीक है, लेकिन स्टैंड लिया ना। तो एक स्टैंड लेगा तो 1000 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, उसी 100 में से और 1000 निकलेंगे। तो पॉइंट इज समवन हैज टू take a stand and create a difference and set a precedent so that the next generation people will understand. कोई ना कोई तो आगे होना चाहिए ना। इस हिसाब से आंसर को आप कंक्लूड करके एंड करोगे। यस, इट इज डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, सोसाइटी क्वेश्चंस को ऐसे करके आप आंसर को एंड करोगे। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट तो मुझे पूछो अभी। अंडरस्टूड शिवानी? जिसने लिखा है आंसर, शिवानी अंडरस्टूड कैसे लिखना है? यस सर। ओके, तो ये जो आंसर को हमेशा याद रखना। कभी भी तुम पेपर लिखो, सपोज तुम अभी पेपर लिख रहे हो, तो जब लिख रहे हो तो हमेशा पहले तो उसके देखो, द क्वेश्चंस आर रियली इंटिमिडेटिंग। वो पैट्रियर की वर्ड जब दिख गया ना, आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो बहुत क्वेश्चन इजी है, हमने पढ़ा है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या मिस किया? आपने ये सब चीज मिस ही कर दिया। मेल असिस्टेंस, रियरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये सब मिस ही कर दिया आपने। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर में बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे। जिसको हमको लगता है कि टॉपिक हमारे यहाँ से आया, लेकिन टॉपिक हमारे यहाँ से आया लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। एवरी टॉपिक हैज सम 10 to 15 स्टाइल ऑफ आंसर्स एंड स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन मेकिंग। तो उस हिसाब से आंसर को सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी काफी आते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंडर द 2030 एजेंडा टू सक्सीड इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया विद a population of 1.3 billion, एसडीजी लोकलाइजेशन इज एन इम्परेटिव, जरूरी है। वो बोले कि अगर हमको 2030 एजेंडा को करना है और सक्सेस करना है तो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। तो टॉपिक इज लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। एसडीजीज को लोकल लेवल पे लाओ। ठीक है, पूरा लोकल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करो। लोकल एक्शन टायर 3 लेवल तक लेके जाओ। वो अपना, क्यों, वो जानते हैं एक लोकल, जो जो ग्राउंड रियलिटी हमेशा लोकल एक्शन चाहिए होती है, वो जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो एक्सप्लेन व्हाट इज लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज एंड हाउ इट इज टू एजेंडा 2030। तो पहले तो लिखोगे लोकलाइजेशन है क्या। तो सपोज यहाँ पे आपने लिखा है गांधीयन प्रिंसिपल एज envisaged in आर्टिकल 40 aims to organize village panchayats as unit of local self government and एन क्या लिखा है, एनलिवेंस इज आइडिया ऑफ बॉटम अप अप्रोच इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो, फिर अब आते हो डायरेक्टली नीड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। पहले तो व्हाट इज लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी तो लिखो फर्स्ट, राइट। इसके साथ जस्ट ऐड करो व्हाट इज लोकलाइजेशन। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे व्हाट इज लोकलाइजेशन ना लिखूँ ना, तो एक इनकोहेरेंट लगता है। इनकोहेरेंट लगता है मतलब एक अलग अलग चीज में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप डायरेक्ट आ जाते हो विलेज पंचायत, फिर डायरेक्ट लोकल। थोड़ा एक लाइन अगर लोकलाइजेशन ऑफ एजेस के बारे में लिख दोगे तो बेटर है। सो लोकलाइजेशन ऑफ एजेस क्या है? लोकलाइजेशन ऑफ एजेस इज द, जैसे कि हम ग्लोबल एजेंडा जो है ना हमारा 2030 है ग्लोबल एजेंडा। ठीक है, हम उस ग्लोबल एजेंडा को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू लोकल एक्शन। ठीक है, और उसी लोकल एक्शन के थ्रू हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एसडीजी। कंट्रीब्यूट करें टू एसडीजी, सिंपल हो, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, फाइन। फिर क्या है? फिर आप आ जाते हो कि लोकलाइजेशन जरूरी क्यों है। बूस्ट टू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल एंड सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस, पीडी रिड्रेसल ऑफ एसडीजी गोल्स, डिसेंट्रलाइजेशन एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, नॉट ऑलवेज ना। डिसेंट्रलाइजेशन एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी, यू आर राइटिंग a statement, आई विल नेगेट दिस स्टेटमेंट। क्या ये हमेशा होता है? अगर वैसा होता तो आज सब कुछ सही होता, पंचायत म्युनिसिपैलिटी सब सही होता। तो आप यहाँ पे ज्यादा आप जनरलाइज कर लेते हो स्टेटमेंट को, अब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, स्पीडी रिड्रेसल ये सही है, ये हो सकता है, बट डिसेंट्रलाइज एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी किस सेंस में बोल रहे हो? जो पंचायती राज के सेंस में बोल रहे हो, कौन से सेंस बोलो थोड़ा इसको, मतलब द थिंग इज यू नीड टू बी स्पेसिफिक।
यू शुड बी स्पेसिफिक, नॉट मीडियोकर। ठीक है, दिस इज मीडियोकर स्टेटमेंट। मैं बताऊंगा अभी आंसर कैसे, इसको आंसर कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, क्रिएशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स एट लोकल लेवल, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फाइन। Furnishing tasks with a deadline to be implemented by each panchayat and urban local bodies working as collective units. Hence, in a vast and diverse country like India, working at grassroots level will provide breakthrough in achieving the SDG goals substantially. ठीक है, लेकिन इस आंसर का और बेटर हो सकता है कि ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि एक लोकल गवर्नमेंट, आपको लिखना है कि लोकल गवर्नमेंट, क्यों लोकलाइजेशन है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द पीपल। ठीक है, closest to the people, understands the ground reality, वो लिखना है, क्यों। ठीक है, और क्या लिखना है, लोकल localization, it empowers the local actors। ठीक है, लोकल एक्टर्स, इवन नॉन एक्टर्स, एनजीओज भी, to identify and address their own challenges। ठीक है, own challenges, identify their own resources, identify their own कैपेसिटी, उनको पता है उनका कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, उस हिसाब से वो करेंगे, उस हिसाब से वो कुछ ज्यादा फाइनेंशियल नीड हो या क्या हो, उनको पता है ना। दैट इज द रीजन वे लोकलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, और अगर हो सके तो एक यूएन का डेटा दे सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, एटलीस्ट 60% of 169 SDG targets could not be achieved without the involvement of local governments। ठीक है, तो लोकलाइजेशन जो होता है, लोकलाइजेशन एक ऐसा नहीं कि हमको लाइक वही चीज करनी है। ये लोकलाइजेशन लोकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि अकाउंटेबिलिटी आएगा, उसके लिए आपको अच्छे से मॉनिटरिंग वगैरह, सोशल ऑडिट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख के आप एक फाइनली एक कंक्लूजन में आप दे सकते हो कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया। फिर आपका जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। इंडेक्स क्या करता है, ये सब इंडेक्स, ये सब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव, जो आपने लिखा है तो उसको थोड़ा डिटेल करना है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, ताकि रैंक जब आएगा तो कंपटीशन होगा कि हाँ हमको और अच्छा करना है रैंक ऊपर लाने के लिए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया। बहुत सारे हैं, देखो सारी चीज लिखना नहीं है, एक एक दो भी एग्जांपल आप दे सकते हो तो भी बहुत है। ठीक है, भोपाल फिर एक फाइनल लिख सकते हो कि भोपाल से हम सीख सकते हैं, लाइक भोपाल मॉडल, भोपाल वाज द फर्स्ट, भोपाल द फर्स्ट सिटी टू अडेप्ट लोकलाइजेशन। ठीक है, टू अडेप्ट लोकलाइजेशन। फाइन। तो इंडिया का पहला वॉलंटरी नेशनल रिव्यू भी हुआ है, इसके बारे में भी लिख सकते हो। इंडिया VNR, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, ये सब करंट अफेयर में है। तो जब भी आप
कोई भी टॉपिक कर रहे हो मेंस के लिए, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब आपको पता है यार एक साथ हो जाएगा। स्टार्ट स्टडिंग लाइक दिस। जब भी आपको क्वेश्चन मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट 3 का क्वेश्चन है, टेस्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिल गया, ऐसा नहीं कि मुझे बस लिखना है, ये प्रिपरेशन है। आपको थोड़ा इंटरनेट से अच्छे से ढूंढना है, पॉइंट्स इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके देन स्टार्ट राइटिंग। दैट इज व्हाट इज। आप खुद भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, आंसर भी लिख रहे हो। ऐसे कि जो मुझे पता है मैं अंधाधुन लिख दूं, फिर सर तो है चेक करेंगे, आई एम देयर, चेक करूंगा, लेकिन आप कब सीखोगे? मैं तो चेक करूंगा, ये पॉइंट्स बताऊंगा, मैं हर नया क्वेश्चन पर नया पॉइंट्स बताऊंगा, तो फिर आप कब सीखोगे फिर? तो आपको थोड़ा इस हिसाब से करना है, पॉइंट्स ढूंढ के, रफ बना के, फटाफट उसको जोड़ के सेंटेंस पे लिखना है 2 पेज। दैट इज व्हाट इज मेन प्रिपरेशन। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सैनिटेशन, राइट? ओके, सैनिटेशन का क्वेश्चन भी देखो, ये सब क्वेश्चन जो होता है ना सोसाइटी का, ये लगता बहुत इजी है, लेकिन मार्क नहीं आता है इसमें। हमको लगता है क्वेश्चन पढ़ेगा, हाँ ये लिख देंगे, लेकिन रियल टाइम पे सही चीज को लिखना भी एक काफी चैलेंज बन गया है आज के डेट में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड फॉर सैनिटेशन वर्क विच हैड already been growing due to urbanization has witnessed a steep increase following the successful construction of toilets in the first phase of the Swachh Bharat Abhiyan. ठीक है, डिस्कस इसको डिस्कस करना। इसको 150 वाट पे बोला था, तो वाट लिमिट पे रहना है। तो यहाँ पे बोला है कि जो सैनिटेशन वर्क के बारे में बोला, और कहीं ना कहीं एक सक्सेस जो स्वच्छ भारत अभियान का है, उस चीज के ऊपर हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन माइग्रेशन while eventually resulting resulting into overburdening and stress on public assets. ठीक है, अर्बनाइजेशन है डबल एज्ड sword। देखो तुम्हारा, मैं जो भी ये स्टेज पर देख रहा हूँ, तुम्हारा कोहेरेंस नहीं बन रहा है। इंट्रो टू, आप जब इंट्रो कर रहे हो ना, इंट्रो से आपको कैसे आंसर के मुद्दे पे जाना है, वहां पे आप थोड़ा लाइक इश्यू हो रहा है। इंट्रो से कैसे आपको द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में आस्क किया है, या फिर बॉडी बॉडी ऑफ द आंसर में जाना है, थोड़ा बहुत मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा लाइक देर इज अ गैप। ठीक है, तो इस पे Yes, थोड़ा sir. आई आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। काफी क्वेश्चन से मैं वही देख रहा हूँ, राइट? तुमको भी Yes, मालूम हो sir. गया होगा। तो वो Hmm. थोड़ा ध्यान रखो। अंदर तुम कंटेंट तो लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखो कि होता क्या है ना, जो आदमी चेक कर रहा है ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि जो पूछा है कि वो क्लियर कट क्लीन वे पे कोहेरेंस वे पे लिख रहा है। तो एटलीस्ट क्या होता है ना, वो आदमी को हमेशा लाइक जो चेक करे वो 50 प्लस है, 50 प्लस, दे शुड नॉट गेट इरिटेटेड, नहीं क्या हो गया, ये क्यों है, सडनली ऐसा क्यों आ गया। तो दिस थिंग्स शुड नॉट कम इन हिज माइंड। ठीक है, तो उस पर ख्याल रखो नेक्स्ट टाइम से। ये लिखते लिखते ही होगा, लिखते और डिस्कशन करते करते ही होगा। ठीक है, Yes. डिस्कशन करते। अर्बनाइजेशन है डबल एज sword. Okay, though urbanization leads to improvement in livelihood and progress for individual, community or nation, it has some repercussions. ठीक है, given employment opportunities, people are driven towards urban areas, creating congestion of public goods, cropping of slums due to unavailability of low cost housing has caused an improper sanitation system, putting people at risk. ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तुमने लिखा है, लॉन्च दिस मंथ दिस लिखा है। देखो वही क्वेश्चन, मतलब अगेन द क्वेश्चन इज नॉट लाइक तुमने डिमांड फुलफिल ही नहीं की, तुमने अर्बनाइजेशन को अलग रखा, स्वच्छ भारत के बारे में बता दिया, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछा, डिमांड फॉर सैनिटेशन वर्क which had already which had already been growing due to urbanization had witnessed a steep increase following the successful construction of toilets in the first phase of स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे सैनिटेशन वर्क इन द कंट्री कहीं ना कहीं एक हमारा कास्ट बेस्ड है या ना, तो वहां से शुरू कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि वही चीज लिखना है। आप अगर ये लिख रहे हो अर्बनाइजेशन, आप इसको लिखो, लेकिन कनेक्ट करो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सैनिटेशन जो है हमारा, सैनिटेशन वर्क जो है ये कहीं ना कहीं कास्ट के साथ हमेशा जुड़ा गया है। कास्ट, इट इज अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन। ठीक है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो
वो जो काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं सैनिटेशन में, उनको हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मा से हमेशा वो गुजरे हैं, अनटचेबिलिटी टू सम एक्सटेंट, ठीक है, हमेशा इससे गुजरे हैं। तो यहां से आप शुरू करोगे, ठीक है, फिर आओगे स्वच्छ भारत अभियान पे। जब गवर्नमेंट बिल्ड किया टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान पे, तो उस टाइम पे उन्होंने, इट वाज नॉट टेकिंग टू अकाउंट द क्वेश्चन कि कौन क्लीन करेगा, सेप्टिक टैंक्स कौन क्लीन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं सरकार का उस टाइम का एक प्रॉब्लम था कि 2014 पे स्वच्छ भारत अभियान की बात तो आएगी, लेकिन क्लीनिंग टॉयलेट्स के ऊपर एग्जैक्टली करेगा कौन, उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। तो फाइनली फर्स्ट फेज जब कंस्ट्रक्शन टॉयलेट्स हुआ, वेलफेयर, लेकिन वेलफेयर के बारे में बात नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइड बाय साइड हमारा मैनुअल स्कैवेंजर्स का भी एक एक्ट है, ठीक है, उनका वेलफेयर के लिए भी सरकार का, जो हमने दूसरे क्वेश्चन पे किया, तो वो ये दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। जो नमस्ते स्कीम, तो यहाँ पे नमस्ते स्कीम के बारे में एंड में लिख सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो नमस्ते स्कीम को इंटीग्रेट करोगे इसके साथ, ठीक है। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। और मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम अगर करोगे तो कहीं ना कहीं जो वर्कर जो पहले से काम करते थे उनके लिए भी अच्छा हो गया, ठीक है। स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स बहुत सारे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सफाई नेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है नेशनल सफाई कर्मचारी के बारे में लिखोगे, ठीक है। जो फाइनेंशियल, उनको फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, तो कहीं ना कहीं पैसे देते हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। सो पॉइंट क्या है ना, सिंपली टॉयलेट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन नहीं है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन जरूरी है, यस, पर उसके लिए उनका जो वर्कर्स है, सैनिटरी वर्कर का वेलफेयर बहुत जरूरी है। सैनिटेशन वर्क, और नॉट ओनली वेलफेयर, सैनिटेशन वर्कर का आपको लिखना है इनमें, सैनिटेशन वर्कर का वेलफेयर थ्रू ऑल दी स्कीम्स, प्लस उनका डिग्निटी भी मेंटेन होना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट, सैनिटेशन वर्कर काम करेंगे लेकिन क्या उनका डिग्निटी मेंटेन नहीं होता, हम उसको सोशल स्टिग्मा में देखते हैं। तो वो चेंज लाना पड़ेगा। उस चेंज के लिए अगेन जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेस हुआ, लेकिन ये चीज में सक्सेस नहीं हो पाया, अभी भी स्टिग्मा है। तो उसको चेंज करने के लिए अगेन एक कैब मॉडल की जरूरत है। आप हमेशा इसको लिख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्शन, एक्शन और बिहेवियर। पहले कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, द पॉलिटिकल पार्टीज और एवरीबडी इन द पॉलिटिक्स, रूलिंग पार्टी हो अपोजिशन हो, एवरीबडी शुड फोकस ऑन दिस नॉलेज, कि ये लोगों के पास एक नॉलेज होना चाहिए कि उनका भी डिग्निटी की जरूरत है, आर्टिकल 21 में वो भी है, ठीक है। इमोशन हमेशा सिंपैथेटिक, एम्पैथी लाओ, कंपैशनेट लाओ उनके ऊपर। ये दो चीज हमको लोगों के माइंड में घुसाना है, ताकि जाके लोगों के माइंड में वो एक्शन बिहेवियर में बदलाव आएगा। स्वच्छ भारत अभियान इज अ वेरी गुड सक्सेस, बट स्वच्छ भारत अभियान के साथ ये भी एक जुड़ा हुआ है वर्कर्स का। तो उनका जिस दिन उनका डिग्निटी मिल गया, उसी दिन सक्सेस ओवरऑल, द रियल सक्सेस वुड बी दैट डे when the dignity, when all people look them as same, हम उनको अपने बराबर के जिस दिन देखेंगे, तभी जाके वो रियल डिग्निटी, रियल ग्रोथ जो होती है वो होगा। तो उस हिसाब से आंसर को लिखना है, ठीक है। योर आंसर शुड ऑलवेज इंक्लूड ए पिंच ऑफ ब्यूरोक्रेसी, याद रखना। आप ब्यूरोक्रेट हो गए आगे, यू शुड नॉट राइट लाइक ए 10th 11th आंसर। हमेशा पिंच ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहेगा, कि आपका आंसर पे वो फ्लेवर दिखनी चाहिए उनको, कि हाँ, दिस इज द गाय हु इज ए रियल ब्यूरोक्रेट, जो अपना अपना जो हार्ट एंड सोल है वो पेपर पे ला रहा है, अपना जो आइडियोलॉजी है, अपना जो हार्ट एंड सोल है वो पेपर पे ला रहा है, कि हाँ ये कर सकता है। आप उसको आंसर में लिखना है वैसा, ठीक है, जो पढ़ के भी उस आदमी को महसूस हो जाए कि ये सच में कर देगा। अगर उसके हाथ में पावर दिया जाए, तो वो पावर इज नथिंग बट मार्क्स, वो आपको मार्क्स देगा ताकि आपको पावर मिले और आप वो चेंज लेके आओ। उस हिसाब से ये सब चीज लिखना है, ठीक है। नॉर्मल जो जो नॉर्मल हमारा मैगजीन्स में आते हैं, वे फॉरवर्ड, ये वो तो चलो ठीक है, वो उसको आपको कंटेंट मिल गया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कोई सिखा नहीं सकता, ब्यूरोक्रेसी आती है
अंदर से, हार्ट से और सोल से, ठीक है, वहां से जिस दिन आपका आ गया तो वो पेपर पे आएगा तो मार्क्स मिल जाएगा वेरी इजीली, ठीक है। ओके। और ये सब चीज वो जो सोसाइटी GS1 GS2 के जो वो सब क्वेश्चन है सोशल में काम आएगा। हार्ट एंड सोल हिस्ट्री में काम नहीं आएगा। हिस्ट्री में हार्ट एंड सोल लिखोगे तो जीरो मिलेगा, उसमें हिस्ट्री लिखनी है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, ये क्या है, चलो हिस्ट्री का नाम लिया, हिस्ट्री आ गया। ओके, discuss the certain aspects of Vedic age vis-a-vis IVC. Are they similar or dissimilar? Conduct suitable analysis. ठीक है, यहाँ पे वैदिक एज और IVC का लिखना है क्या, सिमिलरिटी लिखना है, डिसिमिलरिटी भी लिखना है। डिसिमिलरिटी तो सबको पता है बुक में भी, लेकिन सिमिलर क्या है, चैलेंज वो है, ठीक है। पहले हमेशा जैसे कि मैंने बोला है टाइमलाइन के बारे में लिख देना इंट्रो में। वैदिक एज फ्लश बिटवीन 1500 से 600, कंसिडर एज द नेक्स्ट बिग सिविलाइजेशन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली। नेक्स्ट बिग सिविलाइजेशन, बिग क्यों लिख रहे हो, लिखो इट इज द नेक्स्ट, इट इज द अर्बन सिविलाइजेशन, रूरल सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, दैट इज IVC। वहां पर IVC का टाइमलाइन दे देना, 3500 से 1500। तो एक स्टेटमेंट में आपका दो टाइमलाइन भी हो रहा है, आप ये भी बोल दो कि ये अर्बन है वो रूरल है, ठीक है। नेक्स्ट बिग सिविलाइजेशन, मतलब देखो उतना बिग भी नहीं था, मतलब बिग एक्सटेंट वाइज अगर था, लेकिन कंपेयर टू IVC इट वाज नॉट दैट डेवलप, ठीक है। तो स्टेटमेंट में थोड़ा वो हो जाती है, राइट। तो कुछ कुछ वर्ड्स भी यू शुड मेक श्योर कि पुट द राइट वर्ड, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, नॉलेज ऑफ आर्ट था, बोथ IVC वैदिक पीपल वर नोन टू द आर्ट ऑफ पॉटरी ब्रिक्स, तो वेरी गुड। एग्री, दोनों एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे भी था वहां पे भी था, ठीक है। फिर रियरिंग ऑफ एनिमल, बोथ एनिमल्स प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन, दोनों एनिमल को रियर करते थे, वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंसेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ओके। रिलीजियस सेंटिमेंट्स में आपने क्या लिखा है, आईवीसीएंस क्या होता है, क्या फैन क्लब चल रहा है क्या आईवीसीएंस? ठीक है, इस ऐसे लैंग्वेज मत लिखना। ये सब क्या क्या बोलते हैं उसको, जेनजी, हाँ जेनजी बोलते हैं क्या, जेनजी लैंग्वेज। IVCNs, IVC, people of IVC worshipped idealized forms such as mother goddess, पशुपति, तो और नेचुरल, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखो एनिमिज्म, तो वो एनिमिज्म पे फॉलो करते थे, ठीक है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स IVC का तो लिख दिया, लेकिन वैदिक, अच्छा वैदिक का लिखा नेचुरल। और एक चीज बताता हूँ, एनिमिज्म दोनों में था, तो ये एनिमिज्म आप क्या करोगे, ये एनिमिज्म आप सिमिलरिटी में भी लिख सकते हो। दोनों में नेचर वर्शिप था, लेकिन IVC में सिर्फ नेचर वर्शिप था, लेकिन वैदिक में कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप भी था, और कहीं ना कहीं सेकंड लेटर वैदिक में, लेटर वैदिक में आइडल वर्शिप आ गया। उस हिसाब से लिखनी है, ठीक है। उसके लिए आपको क्लियर कट नॉलेज होना जरूरी है, आपको याद होना जरूरी है, तो आपको रिवीजन चाहिए होगा। बुक में सब है, जो बुक मैंने अपने प्रोग्राम में बताया उसमें सब कुछ है। मेटलर्जिकल नॉलेज, यस नो नॉलेज ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन आ गया, लिखो यहाँ पे 1000 BC से आया, लेटर वैदिक में आया, ठीक है। टूल्स मेड अप ऑफ मोस्टली ब्रॉन्ज कॉपर, वेपन्स मेटली मेड अप ऑफ आयरन, वेरी गुड। वो भी सेकंड फेज से ही, खास करके लेटर वैदिक से ही आयरन आया, ठीक है, फाइन। ऑक्यूपेशनल ट्रेड्स में मोस्टली ट्रेड वाज कैरिड ऑन ए लार्ज स्केल, वेरी गुड। वैदिक में ट्रेड वाज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। और यहाँ पे एग्रीकल्चर बन गया मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये था अर्बन और ये था रूरल, ठीक है। Hence, though IVC and Vedic are predecessor and successor of each other respectively, they mainly show differences than similarities, as IVC resembles modernity, whereas Vedic refers rural background. Very good. तो ये आंसर बेटर है। तो जो आज के जितने भी आंसर मैं देख रहा हूँ, तो स्टैटिक क्वेश्चंस में यू आर राइटिंग गुड, इट मींस आपको स्टैटिक पे वहीं पे रहना है और काम ज्यादा करना है सोसाइटी क्वेश्चंस में। तो उस हिसाब से एक ओवरऑल अच्छा मार्क्स आ सकता है। नेक्स्ट, गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस, ओके। कंपैरेटिव एनालिसिस किसका, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ
ऋग्वेदिक एजेस, सोशल का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक का, रिलीजियस का। मतलब आपको ऋग्वेदिक का सोसाइटी के बारे में लिखना है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना है, इकोनॉमिक, रिलीजियस एस्पेक्ट लिखना है, क्योंकि हिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं। तो ऋग्वेदिक में पहले टाइमलाइन यहाँ पे लिख देना, 1500 से 1000 BC। सोशल स्ट्रक्चर क्या था? इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वुमेन। हाँ, ऋग्वेदिक, यही ऋग्वेदिक लास्ट टाइम था जहाँ पे वुमेन का कंडीशन अच्छा था। लेटर वेदिक से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ओके, गार्गियस पार्टिसिपेंट, ठीक है। नो रिजिड सोशल कैटेगराइजेशन। कास्ट सिस्टम था पर रिजिड नहीं था। कास्ट सिस्टम वाज देयर बट नॉट रिजिड, वैसा लिखना है। आप अगर लिखो नो रिजिड सोशल, मतलब आप अगर ये स्टेटमेंट को लग रहा है कि कास्ट सिस्टम ही नहीं था, वैसा नहीं था। कास्ट सिस्टम था बट नो रिजिड कास्ट सिस्टम। लेटर वैदिक में रिजिड कास्ट सिस्टम आने लगा। मोर और लेस लिबरल सोसाइटी, मेनली मोनोगमी प्रैक्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोनार्किकल इन नेचर, ठीक है। फॉर्म ऑफ डिसीजन सभा समिति गाना, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल इलेक्टेड एज किंग, वेरी गुड। और क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मेनली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कैरेट ट्रेड। देखो ट्रेड कम था, लिखो यहाँ पे ट्रेड वाज लेस and more it was, economy was more dependent on agriculture, it was more dependent on agriculture, ठीक है। तो उस हिसाब से लिखना, मतलब बी क्लियर। मेरा कहने का ये मतलब है, थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी लाओ कि ऐसा नहीं लगे कि हाँ ट्रेड बहुत हो रहा था। यू शुड बी क्लियर इन व्हाट यू राइट, बिकॉज ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें आपका इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है और जो कि हो चुका है, ठीक है। इट्स वेरी एक्सप्लिसिट इन नेचर। रिलीजियन में वर्शिप नेचर, ठीक है। नो आइडल वर्शिप, ऋग्वेदिक पे आइडल वर्शिप नहीं था, लेटर पे आया। फीमेल डेटिस्ट है, ठीक है, वेरी गुड। Therefore, with a closed and skill development and still developing form of society, Rigvedic highlights a typical form of rural society having all forms of civilization embedded. ठीक है, all forms मत लिखो, they had their own unique also, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट मत लिखो जो कि the person who is checking can negate it. ऑल फॉर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन, मैं यहाँ पे बोलूँ चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी इम्बाइब किए थे, तो वो गलत हो जाएगा ना फिर। डोंट राइट दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इट कैन बी वेरी इजीली नेगेटेड, ठीक है। इट कैन बी वेरी इजीली नेगेटेड, तो वो स्टेटमेंट लिखना मत। वो फ्लो पे हो जाती है लेकिन वो लिखना मत। थोड़ा अपने आप से पूछ, नहीं क्या ऑल फॉर्म से इन्वाइट किया था, नहीं किया था, ओके। तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, अवॉइड दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम sentences and write normal sentences लिखो, अच्छा सेंटेंस लिखो, प्लेन सेंटेंस लिखो। बेटर नॉट टू गिव, इफ यू नॉट श्योर अबाउट एनी फैक्ट, डोंट गिव एनी फैक्ट एट द एंड, ठीक है। अच्छे से लिखो, बिकॉज ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट द वर्ड, अच्छा ये नहीं किया, ये मैं आंसर बता दूंगा अभी, पहले चेक कर लेता है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, अच्छा ये भी नहीं लिखा, ओके। वैदिक एजुकेशन वेरी इजी है। पहले तो पहले तो हम आंसर करेंगे जो इसका वैदिक से रिलेटेड है, ठीक है। द टू व्हाट एक्सटेंट डिड द वर्ड, जो गौ माता होती है, होल्ड सिग्निफिकेंस इन द लाइव्स ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। तो यहाँ पे 150 वर्ड्स पे लिखना है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे आप ऋग्वेदिक के बारे में लिखो। ऋग्वेदिक सोसाइटी एक एग्रीकल्चरल कम पैस्टोरल सोसाइटी था। एंड एक्टिविटी, ठीक है। चीफ मेजर ऑफ वेल्थ उनका कैटल ही था, चीफ मेजर ऑफ वेल्थ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा में बहुत सारी चीज एसोसिएटेड विथ गांव, ठीक है। तो वहां पे वेल्दी मैन, तो यहाँ पे आप पॉइंटर्स दोगे। जो वेल्दी मैन था वो
who owned many cattle। ठीक है, फिर कैटल काओ के लिए लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, जैसे कि गाविस्ती वर्ड, ये सब वो सब प्रीलिम स्टफ यहाँ पे यूज करना है, गाविस्ती। ठीक है, और एक भी है GAVESANA। गाविस्ती का काफी कॉमन वर्ड है। दीज आर द टर्म्स यूज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। गोशु और गव्यत। गोशु और गव्यत टर्म यूज होता है लिटरल मीनिंग टू सर्च, इट इज अ लिटरल मीनिंग टू सर्च फॉर काउज। तो जितना भी काउज रिलेटेड स्टफ है आपको लिखना है इस पेपर पे, इस क्वेश्चन में, बिकॉज डिमांड वही है। ठीक है, तो ये फॉर्ट होता था जो बिटवीन द किस किस के बीच में, आर्यंस एंड अदर ट्राइब्स। अगर नाम भी याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में भी होता था। तो कितना सिग्निफिकेंस है काउ का। ठीक है, राजा जो होता था, जो राजा होता था और जिसको हम चीफ बोलते हैं, वाज नोन एज क्या, गोपति। और गोपति मीन्स, और गोपा जो भी आप लिख सकते हैं, इसको प्रोटेक्टर ऑफ काउज बोलते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ काउज। ठीक है, फिर और एक भी वर्ड है, दुहितिर करके, आपको पता होगा, बुक में है, दुहितिर, और द वन हु मिल्क्स द काउज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हु, दुहितिर, हु, हु मने डॉटर। ठीक है, हु मिल्क द काउज। तो उस हिसाब से आपका आंसर लिखना है, जितना भी टर्म्स है आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ये 150 वर्ड का ही स्कोप है इसका। ओके, इवन और एक भी टर्म है ऋग्वेद पे, जिसका नाम है गोधूली। हमने बात किया गोधूली के बारे में, राइट? अभी ऋग्वेदम एक टर्म है जिसका नाम है गोधूली। इट इज a term for the measurement of time, as a measurement of time, मेजर ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं गाव्युति। ठीक है, तो ये जो आंसर है उस हिसाब से रहना चाहिए, ओनली रिलेटेड टू काउज। और जब आप एग्जाम करोगे, किनशिप यूनिट्स, जैसे कि किनशिप यूनिट्स, वेर लेबुलस गोत्रस, इसको एक पॉइंट में डाल देना। बस ऑल दिस टर्म्स आर डिराइव्ड, ऑल ये जितना भी टर्म्स है, ऑल दीज टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम गौ। तो कहीं ना कहीं इट सजेस्ट दैट, दिस सजेस्ट दैट social relations and all important areas of Rigvedic life centered around rearing of cows। ये सजेस्ट करता है, क्योंकि सारी ये अलग चीज है, ये तो मेजरमेंट ऑफ टाइम है, गाव्युति तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, किनशिप यूनिट्स गोत्रा है, तो ये सब कहीं ना कहीं terms are derived from this word gao, which suggest that the social relations, and all important, इसे लिख सकते हो, and all important areas of Rigvedic life centered around rearing of cows। ऐसे करके आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आंसर, जो अपना जो आंसर होता है ना, these kind of questions will need your factual knowledge। क्योंकि 90 से 100 मार्क का GS1 में फैक्चुअल नॉलेज का पूछेगा, जो कि हिस्ट्री का है। तो अगर वो आपको पता नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो, अभी इजी होगा।
नोट डाउन करने के बाद मुझे बताना, क्या हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज ओके, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2020 में। ओके, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा है, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड रिव्यू सिग्निफिकेंस, तुमने लिखा नहीं, मैं इसका क्लियर कट मॉडल आंसर भेज दूंगा ग्रुप में आज। तो पहले तो वैदिक एज के बारे में लिखना है, इंट्रो में पता चल गया क्या लिखना है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था? वैदिक एजुकेशन सिस्टम एक गुरु शिष्य रिलेशनशिप के ऊपर था। और ये जो गुरु था, ही वॉज टोटली कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शिष्य विदाउट एनी मनी। सो यहाँ पे फ्री एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए यू नीड टू गो इनटू दैट, जो संघा सिस्टम, जो ब्राह्मण का जो सिस्टम है, आपको जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसमें घुसना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में पढ़ाया जाता था, ठीक है, संस्कृत में पढ़ाया जाता था। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए आपको फैमिली भी छोड़नी पड़ेगी, जो स्टेजेस ब्रह्मचार्य, वो जो स्टेजेस है, फैमिली छोड़ के जानी पड़ेगी। यस, पढ़ाई करने के बाद आप आ सकते हो वापस। एंड द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज मोर ऑफ मोरल वैल्यूज। इट वाज नॉट, इट वाज नॉट a employment oriented education. It is more of moral values. तो सारे चीज का रेलिवेंस क्या है? क्या इस चीज का रेलिवेंस आज के डेट में नहीं है? या हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन है? नो। रेलिवेंस में एक एक पॉइंट, इसी पॉइंट का रेलिवेंस इन टुडेज टाइम्स हमारा बन गया है कमर्शियल एजुकेशन। यूपीसी को ही देख लो, राजेंद्र नगर को देख लो, कमर्शियल एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ओनर टू फैकल्टी, सारे मिले हुए हैं इसमें, ठीक है। Institute owners to faculties, everyone have become commercial without giving the right content. They keep on taking money. Their prime motto is money. And they're also openly saying it. The problem is that they're openly saying it. ठीक है। और आज के डेट में हमारा जो एजुकेशन है, इट हैज बिकम मोर ऑफ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, हम जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, हम मोरल ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोरल ओरिएंटेड। आप खुद से पूछो, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? अंदर तो पता है ना पैसे कमाने हैं, लेकिन रियलिटी में आईएएस क्यों बनना है? यहाँ पे एग्जांपल देना है। आप आईएएस बनोगे क्यों? रीजन क्या है? आपको सर्वेंट बनना है। अब ये सर्वेंट वर्ड भूल जाते हो। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक का काम करना है, लेकिन करने क्या जाते हो? पब्लिक को लूटने जाते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, द डे यू बिकम रैंक, यू विल स्टार्ट लूटिंग पीपल। यू विल स्टार्ट बिकॉज सी द रैंक होल्डर्स। अभी जो रैंक सबका आया है, रैंक आने के बाद उनका जो चार्ज होता है, उनका जो डिमांड होता है, हम जितना पैसा चाहिए 15 मिनट 20 मिनट बोलने के लिए, फ्रॉम द डे वन यू हैव स्टार्टेड, यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल। आप एक रैंक होल्डर अगर हर इंस्टीट्यूट में जाके बोलेगा कि मैं यहाँ पे किया हूँ वहां पे किया हूँ, तो जो फ्यूचर जनरेशन है जो आपको फॉलो करता है, वो क्या करेगा बताओ? वो भी तो कंफ्यूज हो जाता है। सो इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप रैंक लाए हो, आपको सच बोलना है कि आपने अपने अपने हिसाब से आप लाए हो, आप अपने हिसाब से अपने दम पे खड़े हो, कोई इंस्टीट्यूट कर नहीं सकता। ये ट्रुथ है, ठीक है। तो मोरल वैल्यूज नहीं है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी उसके बाद लिखना है, चलो लैंग्वेज तो संस्कृत का, अभी तो संस्कृत हो नहीं सकता, और कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि संस्कृत आज के डेट में मतलब कहीं ना कहीं है ही नहीं। जो हमारा रियल लैंग्वेज था अपने इंडिया से ही वो आया है, वो अभी नहीं है रेलिवेंस। तो उसको रिवाइवल की बहुत जरूरत है, उसको रिवाइवल की बहुत जरूरत है, खास करके लैंग्वेज की। तो उस हिसाब से आंसर को लिखना है, बट आपको ये भी लिखना है कि हाँ, फुल
इन आवर करिकुलम जो अपना प्रेजेंट करिकुलम है, वहां पे हम पूरा लाइक फुल वैदिक नहीं ला सकते, नॉट पॉसिबल. सो व्हाट यू कैन डू इज, in our present curriculum we can imbibe some Vedic aspects, some some Vedic education aspects, some imbibe person. Fully possible nahi hai because we are living in a capitalist society, to be honest. So at least थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत सोशलिज्म तो कर ही सकते हैं. सोशलिज्म इज ऑल अबाउट वेलफेयर, एजुकेशन इज नथिंग बट अ वेलफेयर. तो एटलीस्ट एजुकेशन को फ्री कर सकते हैं. ये एजुकेशन को हर हर प्रकार का एजुकेशन शुड बी taken everything by the government. प्राइवेट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए. वी नो व्हाट प्राइवेट हैज डन सिंस लास्ट 2 चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो ये दोनों ही मेन होता है राइट, चाहे वो बैंकिंग हो, हमको इसको बंद कर देना चाहिए. इट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट शुड हायर एंड इट शुड बी ए गवर्नमेंट जॉब. जब तक प्राइवेट है ये ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है. so this is how you have to write the answer. I hope you understood everyone. ये हो गया ना सब, समझ में आया सबको, फोरम समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू.